2022 की एक सामान्य सी शाम मथुरा के कदम बिहार इलाके में बैठे एक पिता को नहीं मालूम था कि अगले 48 घंटे में उनका बेटा आपराधिक छवि वाला घोषित कर दिया जाएगा। एक पिस्तौल के साथ पकड़ा जाएगा और उसके पैर में गोली मार दी जाएगी, वो भी पुलिस के द्वारा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसके पीछे एक गहराई है जिसमें पुलिस या अत्याचार, सत्ता की चुप्पी, कानून की परीक्षा और मानव अधिकार की चीख है। ये कहानी है बीटेक छात्र सोमेश गौतम के कथित फर्जी एनकाउंटर की, जो अब कोर्ट की निगरानी में जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश पुलिस के 12 अफसरों पर हत्या की कोशिश का मुकदमा भी। इसकी शुरुआत पिता के दरवाजे पर आई अनजान गाड़ियों से होती है। 4 सितंबर 2022 की दोपहर तरुण गौतम के घर 2 बिना नंबर की कारें आई। कारों से उतरे लोग पुलिस वाले नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके हाथ में वॉकी टॉकी और मोबाइल पर लगातार किसी से बातचीत करने वाला अंदाज था। उन्होंने सीधे सवाल पूछा, सोमेश कहाँ है? तरुण ने कहा, कोटा से बीटेक कर रहा है, फिलहाल दिल्ली में कोचिंग ले रहा है। उसके बाद जो हुआ वो किसी अपराध उपन्यास की तरह था, पर दुर्भाग्यवश ये उपन्यास नहीं था। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती की, मुझे कार में बिठाया और पीटते हुए दिल्ली ले गए। वहां से मेरे बेटे को उठाया और फिर हम दोनों को जेवर थाना ले गए। तरुण गौतम की पुलिस में शिकायत, दिल्ली से जेवर, 2 रातों की यातना। पिता और बेटे को अगवा करने के बाद पुलिस कर्मी उन्हें जेवर थाने ले गए। वहां किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई एफआईआर, ना कोई कानूनी प्रक्रिया। सोमेश को कई घंटों तक बिठाए रखा गया और फिर एक दिन 6 सितंबर की रात सब कुछ बदल गया। उस रात सोमेश के पैर में गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा एनकाउंटर हुआ है, आरोपी भाग रहा था, हमने चेतावनी दी, नहीं रुका, जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी। लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलते। जिस बिल्डिंग के नीचे से सोमेश को उठाया गया था, वहां का सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश हो चुका है, जिसमें साफ दिखता है कि कैसे उसे पहले से ही मौजूद लोगों ने जबरन गाड़ी में डाला था। पुलिसिया कहानी स्क्रिप्ट का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया था कि सोमेश एक शातिर अपराधी था जिसके पास से बाइक और पिस्टल बरामद हुए, लेकिन अदालत ने पूछा कि जब उसे 4 सितंबर को ही उठाया गया था और लगातार वो पुलिस कस्टडी में था, तो वह एनकाउंटर साइट पर आखिरकार कैसे पहुंचा? ये एक बड़ा सवाल बन गया था। इसके जवाब में पुलिस मौन थी। मामले की जांच में पाया गया कि बरामद पिस्टल पर कोई भी फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं था। बाइक के कागजात आज तक कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में घायल अवस्था में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं। अदालत का हस्तक्षेप और एफआईआर। 2023 की शुरुआत में तरुण गौतम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पेश हुए सबूतों और सीसीटीवी फुटेज को गंभीर मानते हुए गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत ने मार्च 2025 में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अप्रैल 2025 की शुरुआत में जेवर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इन दर्ज धाराओं में धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 364 अपहरण, धारा 342 गैर कानूनी हिरासत, धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र। एफआईआर में जिन लोगों का नाम था उनमें तत्कालीन एसएचओ, 6 सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल। राजनीतिक तूफान। 9 अप्रैल 2025 को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक्स पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, अब इन पुलिस कर्मियों को बचाने न भाजपा सरकार आएगी, ना कोई भाजपाई। हमने पहले ही पुलिस को चेताया था कि जब आप फर्जी इनकाउंटर करेंगे तो परिवार और समाज में सिर झुक जाएगा। ये ट्वीट न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि भाजपा के एनकाउंटर मॉडल पर सीधा सवाल था। उन्होंने पुलिस वालों से अपील की कि वे ऐसे कुकृत्यों में भाजपा सरकार का साथ न दें। साक्ष्य और फॉरेंसिक विरोधाभास के तहत सीसीटीवी फुटेज के अलावा मामले में मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिकॉर्ड में कई विरोधाभास पाए गए। एफएसएल रिपोर्ट ने संकेत दिया कि पिस्टल चलाने वालों के हाथ में बारूद के निशान ही नहीं मौजूद थे। सोमेश की वर्दी और कपड़े जांच में बिल्कुल साफ पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि उसे जमीन पर गिराकर भी नहीं घसीटा गया था। पुलिस डायरी में घटनाक्रम दर्ज करने की समय सीमा में भी गड़बड़ी पाई गई। सत्ता का मौन और पुलिसिया संस्कृति के तहत
अगर बात की जाए तो साल 2022 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर भाजपा सरकार की नीति का खुला समर्थन रहा, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में सबूत सामने आते गए इस केस में शासन की चुप्पी बढ़ती गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक इस मुद्दे पर कोई खास टिप्पणी नहीं दी है। फिलहाल पुलिस महकमा भी इस मामले में केवल अभी जांच चल रही है कहकर पल्ला झाड़ रहा है। मानव अधिकार आयोग के तहत बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 7 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने कहा, अगर ये मामला फर्जी एनकाउंटर साबित होता है तो ये संविधान और मानव अधिकारों का गहन उल्लंघन है। NHRC ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की प्रक्रिया करने की अनुशंसा भी की है। सोशल मीडिया पर #JusticeForSomesh ट्रेंड करने लगा। स्वतंत्र पत्रकारों, यूट्यूब चैनलों और क्षेत्रीय मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता दी। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया में इसे बहुत देर से जगह मिली। पुलिस के विरुद्ध गवाही देने वाले स्थानीय लोगों को भी धमकी दिए जाने की खबरें सामने आई, जिससे भय और असुरक्षा का माहौल बना। सोमेश गौतम का मामला केवल एक छात्र के साथ हुए अन्याय की कहानी नहीं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में व्याप्त गहराई तक फैले भ्रष्टाचार, सत्ता संरक्षित हिंसा और न्यायिक प्रक्रिया की कमजोरियों का आईना है। इस केस ने यह भी दिखा दिया कि तकनीक जैसे CCTV और पिता की लड़ाई अगर ना होती तो ये कहानी भी फाइलों में दफन हो जाती। अदालत, मीडिया और समाज को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि एक एनकाउंटर जैसी घटनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय बना रहे। सोमेश गौतम के इस एनकाउंटर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 9 टीवी।